दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे मौर्य वंश के बारे में। मौर्य डायनेस्टी, चाहे पीजीटी हिस्ट्री का पेपर हो, चाहे किसी भी लेवल के ऊपर सीटेट डीएसएसबी केवीएस में सोशल साइंस का पेपर हो, चाहे कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें जीके का पोर्शन आता हो, मौर्य डायनेस्टी से क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। और खासकर सोशल साइंस में और हिस्ट्री वाले पेपरों में तो आना ही आना होता है। तो इस पूरे टॉपिक को देखेंगे। इस मौर्य वंश का जन्म कब हुआ, इसकी शुरुआत किस राजा ने की, अंत कब हुआ, कौन से राजा हुए, कैसी सैन्य प्रणाली थी, यानी जितने भी तमाम टॉपिक इस क्वेश्चन के होते हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा 84474101 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और हम लोग ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं कोरियर के माध्यम से। सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं सबके लिए, और एसएससी और बैंकिंग के लिए भी अब अवेलेबल ये आपको कोरियर से हो जाता है। तो आइए देखते हैं मौर्य डायनेस्टी को। मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य था। पहला साम्राज्य जो सबसे बड़ा माना जाता है, यह प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली और महान राजवंश था। मौर्य वंश ने भारत पर 321 बीसी से 185 बीसी यानी 137 सालों तक शासन किया। इस वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की मदद चाणक्य यानी कौटिल्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य पूर्व में मगध में गंगा नदी के मैदान से शुरू हुआ था, जो कि आज बिहार और बंगाल में स्थित है, और उस समय इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। अब दो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा यहाँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो अब तक जो हमने दो पैराग्राफ पढ़े हैं, इनमें सबसे पहला क्वेश्चन मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य। और दूसरा क्वेश्चन मौर्य वंश की राजधानी उस समय क्या थी? पाटलिपुत्र। ये दो क्वेश्चन हर बार अलग अलग एग्जाम में आप लोग देखते हैं। आगे मौर्य वंश की स्थापना की बात अगर करें तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु और अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की मदद से की थी। उस समय मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य था और उस पर नंद वंश का शासन था। दोस्तों मगध के ऊपर नंद वंश भी रहा और मगध के ऊपर मौर्य वंश भी बाद में हुआ। तो मगध वो क्षेत्र है और उसके ऊपर जिन वंशों ने राज किया उसमें नंद वंश और मौर्य वंश जैसे वंश रहे हैं। तो ये कहते हैं कि उस समय मगध जो है वो एक शक्तिशाली साम्राज्य था और उस पर नंद वंश का शासन था। मगध को हासिल करने के लिए सिकंदर, जिसे आप अलेक्जेंडर कहते हैं, पंजाब की ओर से चढ़ाई कर रहा था। तब चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी कहा गया है, मगध के राजा धनानंद को बताने की कोशिश करने लगा और उसने उसको बताया भी, जिससे मगध को खत्म होने से बचाया जा सकता था। लेकिन मगध के जो राजा थे, नंद वंश के राजा, वो अपने बाहुबल में, अपनी सेना और अपनी ताकत के मद में इतने चूर थे कि धनानंद ने कौटिल्य यानी चाणक्य की बात को ठुकरा दिया और चाणक्य का अपमान किया। यही दोस्तों ये अपमान जो है वो इतनी बड़ी चीज होती है कि अगर चाणक्य का अपमान नहीं हुआ होता तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य जैसा शिष्य और राजा बना नहीं पाते थे। अगर यही अपमान द्रोणाचार्य का ना हुआ होता तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन और पांडवों जैसे योद्धा तैयार ना किए होते। तो दोस्तों ये अपमान जो है ये बहुत बड़ी चीज होती है और यही वजह है कि जिन्होंने इतिहास के अंदर अपने आप को दर्ज करवाया है। उसी समय चाणक्य ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि वो मगध को एक अच्छा राजा दिलाकर रहेंगे और घमंडी सम्राट धनानंद को सबक सिखाएंगे, और ऐसा ही हुआ। उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। चाणक्य को मगध के लिए एक नया राजा ढूंढना था और जो उस पर राज कर सके। उस समय कुछ ही बड़े राजा और उन शासकों की जातियां हुआ करती थी, जिसमें शक्य और मौर्यों का प्रभाव ज्यादा था। चंद्रगुप्त इसी जाति के गण प्रमुख का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर वो सभी गुण थे जो एक कुशल राजा और एक योद्धा में होने चाहिए। इन्हीं गुणों को देखकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बना लिया। चंद्रगुप्त को चाणक्य ने राजनीति, युद्ध और राज्य के मामलों में पूरी तरह से निपुण कर दिया। यही चंद्रगुप्त है जिसके लिए चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र का निर्माण किया, अर्थशास्त्र को लिखा, और उस अर्थशास्त्र में राजनीति से लेकर राजा कैसे काम करेगा, टैक्स कैसे लगाएगा, कर कैसे वसूलेगा, जनता के कैसा कैसा व्यवहार रखेगा, सेना कैसी रखेगा, यानी उस अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य ने लिखी थी उसमें वो हर चीज थी जिसको आधार बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य इतना शक्तिशाली राजा बन गया।
चंद्रगुप्त को पूरी तरह से तैयार करने के बाद चाणक्य ने एक बड़ी सेना बनाई और चंद्रगुप्त की मदद से चाणक्य ने नंद वंश के राजा धनानंद को हरा दिया और मगध के ऊपर नंद वंश के अधिकार को खत्म करके मौर्य वंश की स्थापना कर दी और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार चाणक्य ने नंद वंश के सम्राट धनानंद को सबक सिखा दिया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और खुद उसका प्रधानमंत्री बन गया। मौर्य वंश के शासकों की अगर बात करें तो कई नाम आते हैं बड़े बड़े, खास करके मौर्य वंश के जो 9-10 शासक रहे हैं उनमें शुरू के 3 तो इतने बड़े राजा हुए हैं कि जिनको भारतीय राजाओं की श्रेणी में टॉप पे रखा जाता है। सबसे पहला नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य यानी संस्थापक। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे, प्राचीन भारत के पहले राजा थे जिन्होंने पूरे भारत को एक राज्य के अधीन लाने में सफलता प्राप्त करी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 बीसी से 298 बीसी तक राज किया। उन्होंने लगभग 25 सालों तक शासन किया और इस प्रकार उनके शासन का अंत 297 बीसी में हुआ। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से आजाद किया। भारत में दोनों शासकों में समझौता हुआ। इस संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना निकोटर का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। दोस्तों एक चीज देखिए, सेल्यूकस निकोटर कौन था? सेल्यूकस निकोटर सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर यानी अलेक्जेंडर। जब भारत पे उसने आक्रमण किए, भारत का कुछ हिस्सा जीतने के बाद जब उसको लगा कि मगध के राजा धनानंद से वो हार जाएगा और भारत के अंदर बढ़ती हुई गर्मी से उसके सैनिकों को मरने की नौबत आ गई, तो सिकंदर वापस लौट गया। लेकिन वापस लौटने से पहले सिकंदर ने अपना भारत में जो जीता हुआ क्षेत्र था वो उसको अपने सेनापति सेल्यूकस निकोटर को सौंप दिया और सेल्यूकस निकोटर को भारत में अपने उत्तराधिकारी के रूप में छोड़ दिया। सेल्यूकस निकोटर से जब चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ तो सेल्यूकस निकोटर की हार हुई और चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया। और इस हार और जीत के बाद जो दुश्मनी धीरे धीरे करके कम हो रही थी, उस दुश्मनी को रिश्तेदारी और दोस्ती में बदला गया। सेल्यूकस निकोटर ने अपनी पुत्री हेलेना निकोटर का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। दोनों के बीच में रिश्तेदारी हो गई और इसका उल्लेख एपियानस में भी इसका उल्लेख अपनी एपियानस जो उस समय का इतिहासकार था उसने भी किया है। चंद्रगुप्त के बाद ये आप देखिएगा, जब ऐसा हुआ तो एक चीज आपको याद होगी, एक कथन है, एक कोट है चाणक्य का, कौटिल्य का, जो बार बार बोला जाता है और वो कथन ये है कि शासक किसी का रिश्तेदार नहीं होता या शासन की कोई रिश्तेदारी नहीं होती, शासक की कोई रिश्तेदारी नहीं होती। ये कथन चाणक्य यानी कौटिल्य ने कहा था चंद्रगुप्त के बारे में। क्यों कहा था? क्योंकि चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकोटर के बीच में जब रिश्तेदारी हो गई तो सेल्यूकस निकोटर के प्रभाव में चंद्रगुप्त मौर्य आने लगा और जिस चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक महान राजा बनाने की ठानी थी, वो नहीं चाहता था कि चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस की बातों में आ जाए और सेल्यूकस जिस सिकंदर का उत्तराधिकारी था उसमें वही गुण थे और चंद्रगुप्त को वो कभी भी धोखा देकर के उसके साम्राज्य को छीन सकता था। तो उस समय एक राजधर्म की सीख देने के लिए चाणक्य यानी कौटिल्य ने कहा था कि शासक की कोई रिश्तेदारी नहीं होती, यानी शासक किसी का रिश्तेदार नहीं होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और चंद्रगुप्त के बाद उसके पुत्र बिंदुसार ने राज संभाला। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजाओं में भी एक था। उसके बाद आती है बिंदुसार को हम डिटेल में देखते हैं। अच्छा एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं ना, ये एनसीईआरटी बेस्ड कर रहे हैं। एनसीईआरटी के अंदर और भारत के स्कूलों के एजुकेशन सिस्टम में जो डिटेल्स हैं उनको हम लोग पढ़ रहे हैं। जो बच्चे सीरियल देख करके, फिल्में देख करके और नौसिखिए लोगों की कहानियां सुन करके जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं वो इन वीडियो से दूर रहें, क्योंकि आप लोगों को सीरियल में क्या दिखाया जाता है, फिल्मों में क्या दिखाया जाता है, ये हम लोग पद्मावत जैसी फिल्मों में देख चुके हैं। तो जो बहुत ज्यादा छेड़छाड़ वाला इतिहास पढ़ते हैं वो बच्चे दूर रहें। अगर आपको और कुछ ज्यादा स्टोरी पता है तो उस स्टोरी को आप अपने पास ही रखें। तो आइए देखते हैं बिंदुसार। चंद्रगुप्त के बाद अगले मौर्य शासक उनके पुत्र बिंदुसार हुए। बिंदुसार ने लगभग 298 से 272 ईस्वी तक शासन किया। बिंदुसार को यूनानियों ने एक नाम दिया था अमित्रघात। अमित्रघात, इसका दूसरा नाम अचेटक भी है। अमित्रघात, अचेटक, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार के समय में भी
चाणक्य ने प्रधानमंत्री बनकर चंद्रगुप्त की तरह ही बिंदुसार का मार्गदर्शन किया। बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य का दक्षिण में विस्तार किया। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता कहा गया। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता क्यों कहा गया? पिता का पुत्र इसलिए कहा गया क्योंकि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का एक शक्तिशाली बेटा था। पिता का पुत्र क्यों कहा गया? क्योंकि बिंदुसार अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य का एक शक्तिशाली बेटा था। और पुत्र का पिता क्यों कहा गया? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार का जो बेटा हुआ वो महान सम्राट अशोक हुआ। तो एक जिस इंसान का पिता भी शक्तिशाली हो और बेटा भी शक्तिशाली हो, वो उस स्टेज के ऊपर बिंदुसार था। उन दोनों के बीच में इसका नाम आता है, इसलिए इसको पिता का पुत्र और पुत्र का पिता के नाम से जाना गया, क्योंकि वह प्रसिद्ध और पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और महान राजा अशोक के पिता थे, इसलिए यह नाम दिया गया। अब बात करते हैं अशोका की। अशोक मौर्य साम्राज्य के एक महान राजा थे। इनका नाम भारत के महान राजाओं में से एक है। इन्होंने लगभग 41 सालों तक शासन करा। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक अपने 91, यहाँ पर 99 आएगा, 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। आप सोचिए, जिस व्यक्ति को हम लोग अपने बच्चों के लिए आदर्श बताते हैं, हम अपने बच्चों को बताते हैं कि महान अशोक जैसा बने, वो व्यक्ति भी शुरू से ऐसा नहीं था। आप देखिए, भारतीय इतिहास में दो ही लोग इस तरीके के आपको मिलेंगे, या तो दुर्योधन ने अपने 99 भाइयों को मरवा दिया था दुश्मनों के हाथों, या फिर अशोक सम्राट ने अपने ही 99 भाइयों को मार दिया था। तब एक तरफ जब अशोक जैसे लोगों की बात करें, दूसरी तरफ दुर्योधन जैसे लोगों की बात हो, तीसरी तरफ औरंगजेब जैसे लोगों की बात हो जिसने अपने कई कई भाइयों को मार दिया था। यानी इसी वजह से बोलते हैं कि जो राजा होते हैं और जो राजनेता होते हैं, उनके यहाँ रिश्तेदारी कोई वैल्यू नहीं रखती। उनको पहले और आखिरी सिर्फ सत्ता चाहिए, सिर्फ कुर्सी चाहिए, सिर्फ सिंहासन चाहिए। आगे देखिए, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण कर जीत लिया, लेकिन इसमें लाखों की संख्या में लोग मरे, जिसको देख करके अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और युद्धों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भी करा। वो बुद्ध धर्म का अनुयायी भी था और उसने भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र, यूनान में बौद्ध धर्म का प्रचार भी करवाया। बल्कि उसने अपने पुत्र और पुत्री दोनों को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा भी था। और भारत का राज चिन्ह अशोक चक्र तथा शेरों की त्रिमूर्ति सारनाथ वाराणसी के बौद्ध स्तूप से ये लिया गया है। तो ये भी उसी का उदाहरण रहेगा। कुणाल, अगला राजा आता कुणाल। कुणाल सम्राट अशोक और रानी पद्मावती के पुत्र थे। अशोक के बड़े बेटे कुणाल को उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन उनकी सौतेली मां, जैसे राम के साथ कैकेयी का व्यवहार रहा, वैसे ही कुणाल के साथ उसकी सौतेली मां का व्यवहार रहा। कुणाल की जो जो जब जब लगा कि अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल बनेगा, तो उसकी जो सौतेली मां थी उसने ईर्ष्या के कारण कुणाल को अंधा कर दिया। कुणाल अपने माता पिता के शासनकाल में तक्षशिला के वायसराय थे और बाद में भी उन्होंने 8 सालों तक शासन किया। फिर बात आता है दशरथ मौर्य का। ये सम्राट अशोक के पोते यानी कुणाल के पुत्र थे। दशरथ मौर्य ने 232 से 224 बीसी तक शासन करा। इन्होंने अशोक की धार्मिक और सामाजिक नीतियों को जारी रखा। इनके बाद इनके चचेरे भाई संप्रति ने गद्दी संभाली। संप्रति का शासन 224 से 215 बीसी तक रहा। ये अशोक के अंधे पुत्र कुणाल के पुत्र थे और उन्होंने 9 वर्ष तक शासन किया। फिर बात आती है शालीसुक की। शालीसुक मौर्य वंश का शासक था, जिसने 215 से 202 बीसी यानी 13 साल तक राज किया। ये संप्रति मौर्य के उत्तराधिकारी थे, जबकि गर्गी संहिता के युग पुराण खंड में इन्हें झगड़ालू, अधर्मी, ये क्वेश्चन याद रखना। गर्गी संहिता के युग पुराण खंड में झगड़ालू और अधर्मी राजा किसको कहा गया? शालीसुक को कहा गया, जो मौर्य वंश का शासक था। उसके बाद बात आती है देववर्मन की। शालीसुक के बाद राजगद्दी पर उनका बेटा देववर्मन बैठा, जिसने 202 से 195 तक 7 सालों तक राज किया। फिर नाम आएगा शतधनुआ। देखो, एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा मौर्य वंश का नहीं था, या निम्नलिखित में से कौन सा राजा मौर्य वंश का था। जब कौन सा था पूछा जाएगा तो इनमें से तीनों ऑप्शन देकर के ऑल ऑफ द अबव दे देंगे। कौन सा नहीं था जब पूछेंगे तो इनमें से 3 ऑप्शन देकर एक ऑप्शन बाहर का वो दे देंगे।
सतधनुआ देववर्मन के बाद उत्तराधिकारी सतधनुआ ने गद्दी संभाली, जिसने 8 सालों तक 195 से 187 बीसी तक राज करा। उन्होंने अपने कुछ प्रदेशों को युद्ध के दौरान खो दिया था। फिर है नंबर वृद्धरथ का, जो मौर्य वंश का सबसे आखिरी शासक बना। मौर्य वंश के अंतिम शासक थे वृद्धरथ। इन्होंने 187 बीसी से 185 बीसी तक राज करा। वृद्धरथ को इनका ही एक मंत्री था, महामंत्री, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। वृद्धरथ को उनके ही मंत्री और महामंत्री पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया, और पुष्यमित्र शुंग ने अपने नए वंश शुंग वंश के साम्राज्य की स्थापना करी। यानी मौर्य वंश जो नंद वंश के धनानंद की हारने से बना था, वो मौर्य वंश वृद्धरथ के हारने से, उसकी हत्या के बाद खत्म हो गया और शुंग वंश की स्थापना हुई। और इसमें सबसे मेन काम रहा पुष्यमित्र शुंग का। पुष्यमित्र शुंग। मौर्य वंश की सैन्य व्यवस्था देखिए कैसी थी। मौर्य वंश की सैन्य व्यवस्था 6 समितियों में बांटी हुई थी। प्रत्येक समिति में 5 मिलिट्री एक्सपर्ट सैन्य विशेषज्ञ होते थे। पैदल सेना होती थी, घोड़ों की सेना होती थी, हाथियों की सेना होती थी, रथ की सेना होती थी और नौसेना होती थी। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या होती थी, ये इतने प्रकार की सेना बनाने की जिम्मेदारी पता किसकी थी? ये इतने प्रकार की जो सेना बनाई, ये सारी चाणक्य यानी कौटिल्य की रणनीति थी। ये इसलिए था, ये सलाह एक बार चंद्रगुप्त को चाणक्य ने पहले भी दी थी, जब वो धनानंद से लड़ने गया, लेकिन उसने मना कर दिया और चंद्रगुप्त धनानंद से बुरी तरह हार के आया। लेकिन जब फिर वह हार के आया तो उसने चाणक्य को कहा कि मुझे हर हालत में धनानंद को हराना है। कैसी सेना चाहिए, कब चाहिए, कितनी चाहिए, वो आप डिसाइड करोगे। और फिर चाणक्य यानी कौटिल्य ने ये इतने प्रकार की सेना बनाई और फिर धनानंद को हराया गया और नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश का जन्म हुआ। अब यही सेना, इतने प्रकार की सेना क्यों होती थी? क्योंकि भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण होते थे, चाहे वो सिकंदर हो, चाहे वो दूसरे लोग हों। और बाहर से जब आक्रमण होते थे तो भारतीय राजाओं को यह आभास नहीं होता था कि बाहर के लोगों की सेनाएं कैसी होंगी। तो इस प्रकार हर प्रकार की सेना का मुकाबला करने के लिए पैदल से पैदल लड़े, हाथी से हाथी वाला लड़े, घोड़े से घुड़सवार लड़े, रथों की सेना से रथों की सेना लड़े, नौसेना का मुकाबला नौसेना करे। क्योंकि पूरे भारत में जब साम्राज्य फैला तो भारत के अंदर मध्य भारत से नीचे चारों तरफ दोनों साइड समुद्र लगता है, तो ऑटोमेटिकली इसकी भी जरूरत पड़ेगी। सैनिक प्रबंधन का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको अंतपाल का, याद रखना, सैन्य प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल कहलाता था। मैगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल, 50,000 घोड़े, 9,000 हाथी और 800 रथ हुआ करते थे। कितनी लंबी चौड़ी सेना होती थी। प्रांतीय प्रशासन में क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन को सही रूप से चलाने के लिए मौर्य साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांट दिया था, जिन्हें चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों को सम्राट के प्रतिनिधि द्वारा संचालित किया जाता था। सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की भी संख्या जो है वो 5 हो गई थी। नगर प्रशासन की अगर बात करें, मैगस्थनीज के अनुसार मौर्य शासन की नगरीय प्रशासन समितियों में नगरीय प्रशासन 6 समिति में बांटा होता था। नंबर 1, प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करता था। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करना। तृतीय समिति जनगणना। चौथी समिति व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था। पंचमी समिति विक्रय की व्यवस्था निरीक्षण। और छठी समिति बिक्री कर व्यवस्था। उसके बाद मौर्य वंश का पतन क्यों हुआ? दोस्तों, मौर्य वंश का जो पतन था उसका मुख्य कारण था अशोक के बाद आए अयोग्य उत्तराधिकारी। जैसे बिंदुसार, अशोका और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा थे, जो बाद में अशोका के बाद उत्तराधिकारी हुए 7, वो शक्तिशाली नहीं थे, अयोग्य साबित हुए और वो इतना कुछ कर नहीं पाए। जो साम्राज्य अशोका जैसे लोगों ने, चंद्रगुप्त जैसे लोगों ने फैला दिया था, जो बना दिया था साम्राज्य, उसको संभाल पाना कमजोर उत्तराधिकारियों की बस की बात नहीं थी। आसपास के राजाओं ने उनके साम्राज्य लूट लिए। अंदर के ही कई मंत्रियों ने, जैसे पुष्यमित्र शुंग था या कुछ और थे, अंदर के ही लोगों ने भी साम्राज्य लूटने शुरू कर दिए। इस वंश के अंतिम शासक वृद्धरथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करके इसको समाप्त कर दिया। इस साम्राज्य के पतन के और भी कई कारण थे। प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण होना, एक ही जगह सारी शक्तियां होना, राष्ट्रीय चेतना थी ही नहीं,
आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताएं बहुत ज्यादा थी और प्रांतीय शासकों के अत्याचार और करों की अधिकता, इतने ज्यादा टैक्स का बोझ था कि जनता भी इनसे तंग आ चुकी थी। तो ये पूरे का पूरा मौर्य वंश का चैप्टर था दोस्तों। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी पोर्टल आप लोगों को नोट्स के साथ साथ ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करवाता है। वी प्रोवाइड यू ऑल टाइप ऑफ एग्जाम नोट्स बाय कोरियर ऑल ओवर इंडिया। इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके आप लोग स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये तमाम हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे की सारी पीडीएफ होती हैं, इनको भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। सभी प्रकार की वीडियोस के लिंक होते हैं, उनको आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना नाम, अपना एग्ज़ाम, अपना सिटी और सब्जेक्ट लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर के ऊपर। जो भी इंफॉर्मेशन होगी, वैकेंसी कब आती हैं, सिलेबस क्या होता है, पेपर कब होगा, एग्ज़ाम के बारे में क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो सारी कब-कब हमारी क्लासेज होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब बिना तो जाना ही नहीं है। धन्यवाद।